प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं ये हैं कटनी मध्य प्रदेश से। ये वो कुंडली है जो मैं शुक्रवार और शनिवार वाला बनाता हूं। आज एक कार्यक्रम का पहला हिस्सा है, इसका दूसरा हिस्सा कल प्रसारित हो जाएगा शनिवार को। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनके बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवाल मतलब आपको समझ के देखना है। 60 सवाल इन्होंने लिख के भेजे हैं और मुझे ये बताना है इनको कैसे। शुरू करते हैं। यूं झट से इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूं। विक्रम संवत 2047, शक संवत 1913। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम तारण संवत्सर है। अरे एक बात बताता हूं। तारण संवत्सर में जन्मे लोग सबसे पहले तो ये मन और बुद्धि से अस्थिर होते हैं, निर्णय लेने में इनको दिक्कत होती है और कई बार साहसी कमजोर होते हैं। हालांकि इनसे जुड़ करके जो काम करना चाहेगा जो भी व्यक्ति, उसका काम बड़ी आसानी से निकल जाता है। दक्षिणायन में श्रावण माह में इनका जन्म हुआ है, तो सूर्य दक्षिणायन के इस वजह से आत्मबल की क्षीणता या कमी देखी जाएगी। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण शुभ ग्रहों का प्रभाव जहां कमजोर हो जाएगा, वहीं पापग्रह का प्रभाव बढ़ जाएगा। मतलब पापग्रह जब जितने भी कुंडली में होंगे, अब इनको साहसी बनाने के लिए दम भरना पड़ेगा। और शुभ ग्रह जीवन में शुभता लाने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर भी पॉजिटिविटी कम महसूस होगी, क्योंकि शुभ लक्षण कमजोर तो आप नकारात्मक ज्यादा, शुभ लक्षण ज्यादा तो आप सकारात्मक ज्यादा। दक्षिणायन श्रावण माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति हालांकि एक संतुलन में रह जाता है जीवन में, ना तो बहुत ज्यादा दुख में प्रलाप करता है, न ही सुख में बहुत ज्यादा उल्लास करता है। दोनों ही स्थितियों में एक जैसा होने वाला है, थोड़ा धार्मिक ज्यादा होता है। शरद ऋतु कृष्ण पक्ष के अमावस्या इनके सबसे ज्यादा सवाल पूछने का एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सवाल पूछता है या उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, इसका मतलब है कि आप उसको उसकी कुंडली में आपको चंद्रमा को जरूर देख लेना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने मुझे सवाल भेजे हैं, सवाल भेजे 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 बहुत सारे सवाल, 50 से 70 सवाल, और फिर भी मैंने कहा इतने सारे सवाल भेजे। तो ये क्यों होता है? हम बहुत ज्यादा किसी चीज के प्रति जो है वो ढूंढने का प्रयास, हमारा मन अशांत है, तभी तो हम सवालिया हैं। तो जानने की जो इच्छा होती है वो चंद्रमा पे निर्भर भी करती है, और अष्टम भाव इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपकी इनकी कुंडली में देखिए, मैंने अष्टम भाव पे एक बात मैंने बड़ा अजीब गौर करा है कि कई बार मैं किसी से वो चीजें, जैसे कहीं कोई होता है, जैसे आपने कोई ग्रंथ पढ़ी हो या फिर कई चीजें जो है वो कहीं से आपने देखी हो, ऐसा नहीं है। पर अष्टम भाव में राहु को मैंने जहां तक अपने हिसाब से देखा है, मैंने क्या बात कही थी एक कार्यक्रम में कि मैं प्रत्येक कुंडली से कुछ ना कुछ चीजें चुरा लेता हूं, मतलब लिख लेता हूं। अष्टम भाव के राहु के बारे में मैंने एक चीज चुराई है, और वो ये एक चीज चुराई है, मतलब चुराने का मतलब मैंने खुद से अनुभव उसको किया है कि बहुत व्यक्ति को सवालिया बना देता है। श्रीमान, आपने जो इतने सारे सवाल पूछे उसके पीछे का एक कारण यहां राहु का बैठना है। ये पक्की गारंटी की बात देता हूं, लिख के देता हूं। ये स्वभावगत व्यक्ति को ऐसा बना देता है। मैंने एक बार किसी और कार्यक्रम में बात कही थी कि 2001 का लड़का इतना ज्यादा मुझसे सवाल पूछा था फोन पे, जब मेरी बात हुई तो मुझे उसे कह करके फोन रखना पड़ा, अब पूछोगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे होते हैं लोग। और देखिए यहां पे ये बात सर्वथा सिद्ध हो रही है, ठोंक के कहता हूं बात, डंके की चोट पे। ये आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, इतना ज्यादा सवालिया बना देता है कि दिमाग पगला देता है। अगर खास करके चंद्रमा अगर कमजोर हो तो और भी पक्की बात हो जाती है, फिर तो आपको कोई बचा ही नहीं सकता है। और मैं कसम से ये बात कहूं तो ये इनकी कुंडली मैंने पहली यहां पे, ये अभी मैंने ये जो स्थिति है ये पहली बार देख रहा हूं, और अभी आपके सामने ही देख रहा हूं। ये यहां भी देखा था, पर यहां पे मैं पहली बार देख रहा हूं। तो ये स्थिति तो पक्की है, और यही बात होती है। ये इस कुंडली का सबसे कमजोर पक्ष हो सकता है, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा चिंता करने वाला और हमेशा ही अतिरेक की स्थिति में रखने वाला हो जाएगा। पर यहां पे चर्चा करूंगा पहले आपको आपकी कुंडली में। हाँ, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बात कही है, कोई एक
हैं कि कोई मुझे कहता है कि आप इनके जैसे हैं, कोई मुझे कहता है आप इनके जैसे। मैं किसी के जैसा नहीं हूं। कोई एक कमेंट में किसी ने लिखा था कि आप कोई हैं अनिल वत्स जी, उनके जैसा आप लगते हैं। कौन है अनिल वत्स जी? मैं क्षमा करें, मैं नहीं जानता, मैं सच में नहीं जानता। एक और भी हैं जो वो कुछ और लोग बोलते हैं कि आप इनके जैसे हैं। मैं किसी के जैसा नहीं हूं, मैं किसी के जैसा नहीं हूं। मैं बिल्कुल अपने जो है वो, मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर जो है वो सिर्फ गुरुजी का असर हो जाए, वही उनकी एक छटा सी भी दिख जाए मुझे, और उनके जैसा हो जाऊं, जिन्होंने मुझे जो है वो मेरे मठ के अधिपति हैं, उनके जैसा हो जाऊं। हालांकि मैं हो भी नहीं सकता और कभी मेरा प्रयास भी नहीं होगा, उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। वो एकमात्र विलक्षण प्रतिभा संपन्न जो साक्षात नर नारायण के रूप है मेरे लिए, वही है। और बाकी तो कोई, मैं किसी के जैसा नहीं हूं, नहीं। चलिए यहां आते हैं। कृष्ण पक्ष के अमावस्या का जन्म व्यक्ति को चिंतन करने वाला से ज्यादा, चिंतन करने से ज्यादा चिंता करने वाला बना देता है। कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा पापक होते हैं। तो अब सारी चीजें आपकी कुंडली में 3-4 ग्रह शुभ ग्रह होते हैं, गुरु बुध सूर्य, गुरु बुध शुक्र और चंद्रमा। पर इसमें से आप गौर करिए तो चंद्रमा आपका निकल गया। इसका मतलब है कि व्यक्ति के इमोशन और व्यक्ति के जीवन में निरंतरता, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी और व्यक्ति के जो कंट्रोल करने का भाव होता है, वो इन सब चीजों पे थोड़ी थोड़ी कमजोरी हो जाएगी। व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का मन को एक जगह एकाग्र करना, ये सब थोड़ा थोड़ा प्रभावित होगा। शनिवार के जन्मे होने के कारण कुंठा से ग्रसित, लक्ष्य बड़ा ऊंचा बनाए पर उतने हिसाब से काम ना कर पाए। या कई बार व्यक्ति जो होता है मोटे नख, मोटे बाल और आत्मबल से कमजोरी, या कई बार चिंता, हमेशा ही चिंता करने वाला और हमेशा ही निराशा को प्राप्त करने वाला होता है। कई बार ऐसी स्थितियां देखने को बनती है। आगे बढ़ता हूं। मघा नक्षत्र में जन्म सिद्ध योग, जो भी काम इसको दिया जाए व्यक्ति शुद्ध करे और अनुभवी होता है, पर उसको इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है कि मैं अनुभवी हूं या मेरे पास आत्मबल है, मैं अनुभव को रखने वाला हूं, ऐसा नहीं है। चतुष्पाद योग क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति जो है वो प्रासंगिकता यहां पे इस बात की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि व्यक्ति भौतिकवादी ज्यादा है और उसके पास हठपूर्वक किसी को प्राप्त करने की प्रबलता ज्यादा है। उसके स्वभाव में, उसके जेहन में किसी भी चीज को ताबड़तोड़ करने की और अतिरेक की स्थिति में जाकर के करने की और प्राप्त करने की स्थिति ज्यादा है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण मैं जो समझता हूं उसके आधार पर व्यक्ति जो है वो चंचलता और स्थिरता में, मन जो है वो चंचल है और शरीर जो है वो स्थिर है। दोनों में संतुलन और संयम बनाने की आवश्यकता ज्यादा है। यहां राजसिक और तामसिक तत्वों की अधिकता देखी जाएगी और चूंकि लग्न में स्थिर लग्न का निर्माण हो रहा है, इस वजह से काम धीरे धीरे से होते रहते हैं। क्लियर है? अब यहां तक तो बात खत्म। पर इनकी कुंडली में सबसे अच्छी बात पंचांग में क्या होगी? इस पंचांग में सबसे अच्छी बात जो होगी वो ये होगी कि व्यक्ति जो है वो मघा नक्षत्र में जन्मा है। बुरी बातें क्या हो सकती हैं? हालांकि बुरी तो कुछ भी नहीं है, सबका अपना अपना प्रभाव होता है। पर जातक जिस तरीके से अपने जीवन को देख रहा है या फिर जिस तरीके से उसके जीवन को मैं देख रहा हूं कुंडली में, उसमें इतनी सी बात बाकी है कि चंद्रमा कमजोर हैं। इस वजह से धन, इस वजह से मन, इस वजह से शरीर, इस वजह से जो चीजें होती हैं वो थोड़ी थोड़ी कमजोर हैं और निसंदेह उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि व्यक्ति सोचने वाला ज्यादा करे, निरंतर जो है वो चिंता करता रहे। चिंता से मुक्त होने की बारी है। मघा नक्षत्र में जन्मे हैं तो व्यक्ति जो होता है वो बाघ होता है। शारीरिक साहस की स्थिति बड़ी ही मजबूत होती है। जब उसके सामने कोई समस्या आएगी तो निसंदेह वो उससे हटाने के लिए और उससे अपने आप को बचाने के लिए सारी जुगत लगा देता है और जीवन में कभी भी किसी को तकलीफ और दुख नहीं देना चाहता। समाज में हमेशा ही अपने अनुभवों से लोगों को लाभ पहुंचाना चाहता है और बड़े ही उच्चस्थ पद के लोगों से पुरस्कार प्राप्त करता है। इसने ऐसे कई बार, ये व्यक्ति, इनके बारे में एक बात बताता हूं। इन्होंने मध्य प्रदेश में, ये वन विभाग में कर्मचारी हैं और पुलिस में काम करते हैं ये, और दरअसल इन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वृक्ष लगाने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। ये इनकी कुंडली ऐसी, जो वृक्ष लगाने के पीछे इन्होंने बहुत सारे वृक्ष लगाए, ये इनकी बात है। अब इनकी कुंडली में मैं सबसे अच्छी बात जो होगी वो बता देता हूं। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात क्या है? भाग्येश का भाग्य भाव में बैठना, ये सबसे पहली अच्छी बात है। इस कुंडली में दूसरी सबसे अच्छी बात है कि लग्न के अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं? पराक्रम भाव में, और अपने मित्र और दशम भाव के अधिपति शनि से देखे जा रहे हैं। गौर करिए, लग्न के अधिपति को शनि की दृष्टि पड़ी तो विलंब तो होगा, लेकिन हाँ व्यक्ति को स्मूथली चीजें मिल भी जाती हैं, जो चाहता है वो मिल जाता है।
उसके पास भाग्य का बल होता है। ये दूसरी सबसे अच्छी बात है, पर नेगेटिव भी होगी वो बात मैं बताऊंगा। तीसरी सबसे अच्छी बात कि जन्म कुंडली में सूर्य और बुध का एक साथ बैठना, ये सूर्य यहाँ के अधिपति और बुध यहाँ के अधिपति, इन दोनों का एक साथ बैठना, इस कुंडली में सूर्य और बुध को यहाँ बैठने से और मात्र इनके यहाँ बैठ जाने से व्यक्ति के अंदर बुद्धि लब्धि क्षमता मजबूत हो जाती है और साथ ही साथ व्यक्ति की याद करने की क्षमता भी बड़ी पावरफुल हो जाती है। व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा और नौकरी पाने में ये सूर्य और बुध इनको सहायता देंगे, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत होती है। ये तीसरी सबसे अच्छी बात है। चौथी सबसे अच्छी बात है कि जन्म कुंडली में त्रिकोण में मंगल बैठे हैं, संतान से थोड़े से कष्ट देंगे क्योंकि 12वें के अधिपति होकर के बैठे हैं, पर व्यक्ति जीवट हो जाता है, साहसी हो जाता है। और एक बात और है कि जन्म कुंडली में जो स्थिति राहु की बनी है, वो राहु यहां से बैठ करके जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के आत्मबल को कमजोर करने के साथ साथ व्यक्ति में दूर रह के, कई बार व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रह के बड़ी ही क्षमता को प्राप्त करता है और बड़ी ही उपलब्धियों को प्राप्त करता है। ये चौथी सबसे अच्छी बात हो सकती है अगर राहु की दृष्टि की बात करते हैं। हालांकि वो दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि शत्रु की राशि को देखेंगे, परंतु यहाँ का अधिपति यहीं बैठा है और शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, पूर्वा फाल्गुनी में, और यहाँ के अधिपति जो नक्षत्र के अधिपति हैं वो इस कुंडली के लग्नेश होते हैं। ये चौथी एक तरीके से अच्छी बात है। अगर इसको और भी निकट से आकर के समझते हैं तो गौर करिए, यहाँ पे चंद्रमा, बुध, गुरु और सूर्य सब राहु से प्रभावित भी होंगे, जो कि नेगेटिव होगी, तो इसका एक अलग प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस राशि की बात करते हैं तो यहाँ पे राहु तटस्थ हो जाते हैं और तटस्थ होकर के शुक्र के नक्षत्र में ये भी बैठे हैं, और जिसको देख रहे हैं वो भी शुक्र का ही नक्षत्र है, सूर्य को देख रहे हैं। यहां से व्यक्ति को सरकार से लाभ भी मिलता है और सरकार से तटस्थता का संबंध रखता है। व्यक्ति को नौकरी मिलने में ये चीजें तकलीफदायक नहीं होती हैं, तुरंत ही नौकरी में व्यक्ति पहुंच जाता है। आत्मबल की कमजोरी इसी दृष्टि का प्रभाव होगा, मन का कमजोर होना इसी दृष्टि का कमजोर होना, बुद्धि लब्धि क्षमता अगर कभी अप्रभावित हो या प्रभावित होती है तो वो इसी के कारण कमजोर होती होंगी। ये सारी चीजें, व्यक्ति अगर अपने घर से दूर जा रहा है तो वो इसी के कारण हो रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसमें इस स्थिति को नवांश में भी ले जाकर के देख रहे हैं तो चीजें स्पष्ट और अच्छी बन रही हैं। उस चीज को मिलाकर के मैं यहाँ पे राहु की दृष्टि को अच्छा कहूंगा, जिसमें ये एक अच्छी बात होगी। ये चौथी सबसे अच्छी बात। पांचवी सबसे अच्छी बात यह होगी कि जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति का लग्नेश से देखे जाना, मतलब भाग्य भाव के अधिपति भाग्य में और लग्नेश से दृष्ट होना या लग्नेश के साथ संबंध बनना व्यक्ति को अपने पैरों पर जल्दी ही खड़ा करने वाला बना देते हैं और व्यक्ति के जीवन को सुदृढ़ बनाने का ये एक प्रभाव देखा जा रहा है, जहां व्यक्ति जो है वो सुदृढ़ता को और प्रत्येक दिन प्रत्येक पल मजबूती को प्राप्त करता है। अपनी कमियों को पहचानने वाला, बहुत ही नौकर चाकर से भरा हुआ जीवन तो नहीं जीता, अकेले जीवन जीना चाहता है, निरालंबी होता है, ऐसी स्थितियां बनती है। अब ये इनकी कुंडली की 5 सबसे अच्छी बातें थी। बहुत सारी अच्छी बातें और भी इसके अलावा भी बन रही हैं, जैसे सबसे पहले तो जन्म कुंडली में सूर्य का यहाँ बैठना स्वग्रही होकर के, ये बहुत अच्छी बात होगी। बुध का यहाँ बैठना, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु और चंद्रमा का केंद्र में होना, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ अब कमजोर पॉइंट क्या हो सकते हैं इस कुंडली के? सबसे कमजोर तो मैंने यहाँ कहा, दूसरे नंबर पे कमजोर कहा कि गुरु चंद्रमा जो है वो पापक है, और यहाँ पे इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते क्योंकि अष्टम के अधिपति होकर के बैठे हैं, तो व्यक्ति को संतति, संतान और संपत्ति, चल अचल संपत्ति, इन सब चीजों में भी खड़ा करने में मुश्किलें होती होंगी। और यहाँ पे इतने सारे ग्रहों के बैठने से माता के स्वास्थ्य को कमजोरी या व्यक्ति को चल अचल संपत्ति बनाने में दिक्कत और मशक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। वो भाव निसंदेह कंफ्यूजन में है, और यहाँ पे बुध की जो डिग्री बनी हुई है या चंद्रमा जो है वो ऐसी स्थिति में मैं जो देख रहा हूँ वहां पर थोड़े से कमजोरी की स्थिति में जा रहे हैं। इस कारण से तो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा पराक्रमेश होकर के चतुर्थ में बैठ रहे हैं। पराक्रम से व्यक्ति धन जरूर इकट्ठा करेगा, पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, ये बात भी दिखती है। क्लियर है यहाँ तक? ये इनकी कुंडली की पहली कमजोरी थी, जो मैंने चंद्रमा के और राहु के बारे में दोनों बातें बताई। तीसरी कमजोरी मंगल के यहाँ बैठ जाने से होगी, क्योंकि वो 12वें के अधिपति होकर के बैठे हैं, जो कि इस कुंडली के लिए मारक होते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में। तो संतान को कई बार कष्ट देते हैं या संतान से व्यक्ति को कष्ट होता है, या व्यक्ति जितना कई बार मेहनत करता है उसको उतने अंक नहीं मिलते, या पराक्रम का संपूर्ण परिणाम कई बार तटस्थ हो जाता है, या व्यक्ति को ऋण में जाना पड़ता है। ऐसी स्थितियां भी दिख रही हैं। पर व्यय व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि व्यय भाव के अधिपति होकर के अपनी 8वीं दृष्टि से इसे देखेंगे, लाभ देंगे,
क्योंकि लाभ भाव में मित्र की राशि रहेगी, पर व्यय इनका संतुलन में रहेगा। व्यक्ति कभी भी गलत और निंदनीय और गलत जगह पे व्यय नहीं करेगा, बहुत ही सोच समझ करके और बहुत ही निर्णायक भूमिका में जाकर के व्यय करता है, इसका एक अलग लाभ होगा। पर संतति से यहां पे ये बात रहेगी। ये तीसरी कमजोर बात हो सकती है। केंद्र से केंद्र में चंद्रमा और गुरु का होना जहां अच्छी बात होगी, वहीं पे केतु और राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में द्वितीय भाव पे अकेला पड़ रहा है। गौर से समझिएगा, तो द्वितीय भाव पे किसी भी पाप ग्रह या शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, राहु एकमात्र अकेले देख रहे हैं। बाकी यहाँ पे न तो शनि की स्थिति बन रही है, राहु की दृष्टि है, और धन भाव पे धन भाव के अधिपति का सुख भाव में जाना, माता से और माता को लाभ में देख रहा हूं, ये स्थितियां बन रही हैं। अब आपकी कुंडली में मैं सबसे पहले सूर्य की चर्चा करूंगा, इस पे आरंभ करते हैं कार्यक्रम। सबसे पहले बात अब इनकी कुंडली में सूर्य की करते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए ये स्थिर लग्न, जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति और ऋण के अधिपति होते हैं शुक्र। इस कुंडली में लग्नेश होने के बावजूद भी वो कारक नहीं होते। धन भाव के और जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति होकर के बुध यहाँ पे कारक भूमिका में आएंगे, और वो जहां भी रहेंगे वो जातक को श्रेष्ठ सफलता देने का प्रयास भरपूर करेंगे, और जहां भी बैठे हैं और जिन जिन भावों के अधिपति हैं उनके बारे में वो अच्छाइयां देने का प्रयास करेंगे। ये बात बुध के बारे में। तीसरे भाव के अधिपति चंद्रमा एकमात्र राशि के अधिपति कर्क राशि है। इसके अधिपति होकर के चंद्रमा जन्म कुंडली में पंचम भाव में चतुर्थ में बैठे हैं। चंद्रमा इस कुंडली में बहुत अच्छे तो नहीं होते, लेकिन हाँ, वो जातक के जीवन में अगर चंद्रमा कमजोर रहे तो मानसिक रूप से और व्यक्ति के मेमोरी पावर को कई बार लूज करने का काम करते हैं, और स्वास्थ्य को कमजोर करने का और सुस्त सा बना देते हैं। ये चंद्रमा का एक प्रभाव रहेगा। चतुर्थ स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में सूर्य स्वग्रही होकर के अगर बैठे हो और उस पर किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं हो और शुभ ग्रह का संग हो, तो निस्संदेह अच्छी बात होगी। जो व्यक्ति माता के लाभ को प्राप्त करने वाला, माता के सुख और धन और चल अचल संपत्ति को क्रिएट करने वाला बना देंगे। लेकिन उस पर चूंकि आप देख रहे हैं कि राहु की दृष्टि जा रही है, इस चीज में कमजोरी होगी, पर उनके दृष्टि का लाभ व्यक्ति को कमजोर कर सकता है यहां के लिए। लेकिन यह सरकारी क्षेत्र के लिए लाभ होगा। पिता से संबंध कमजोर हो सकते हैं, पिता से एक वैचारिक मतभेद या दूरी सी बनी रहती है, पर सरकार से इस व्यक्ति को लाभ होगा। उस पर राहु की दृष्टि है, कभी कभी उसमें मन चाहा या मन मुताबिक पद ना मिले या कई बार घसीटने की बारी आ जाती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो राहु के दृष्टि के कारण हो रहा है। छठे भाव के पंचम भाव के अधिपति बुध, मैंने बात करी, इस कुंडली के लिए कारक। धन भाव में के अधिपति बन के चतुर्थ में बैठे हैं। माता से व्यक्ति को हमेशा लाभ, प्रेम और स्नेह हमेशा समाज से व्यक्ति को मिलता रहता है, और बुध इस कुंडली में कारक भी होंगे। छठे भाव के अधिपति शुक्र लग्न के अधिपति होने के बावजूद भी कारक नहीं है, और जन्म कुंडली में कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। वो जन्म कुंडली में बैठे हैं तीसरे भाव में। लग्नेश का त्रिक भाव में जाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगा कि व्यक्ति को स्मूथली सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। आगे भी बताऊंगा और भी चीजें स्पष्ट बताऊंगा। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र मंगल बनते हैं, और 12वें भाव के अधिपति मंगल, ये इस कुंडली के लिए मारक ग्रह के रूप में जाने जाएंगे, और जहां भी बैठेंगे उस भाव को मारने का काम करेंगे। तो मंगल कहां बैठे हैं? पंचम भाव में, यानी कि व्यक्ति के यश, व्यक्ति के कीर्ति, व्यक्ति के मान, व्यक्ति के शिक्षा, व्यक्ति के सम्मान, व्यक्ति के पद को, प्रतिष्ठा को, गौरव को, इन सब चीजों में थोड़ी थोड़ी कमी आ जाएगी। साथ ही साथ ये पंचम भाव संतान का भी भाव होता है, तो 12वें भाव के अधिपति भी तो होते हैं। मूल त्रिकोण राशि यहां बनी है। अब इस बात पे मंगल का फल निर्भर करेगा कि वो मंगल बैठे कहां हैं। तो 12वें के अधिपति और दूसरे भाव के अधिपति अगर दो दो भावों के अधिपति बनते हैं, सूर्य और चंद्रमा के अलावा अगर कोई राशि बनती हो, तो वो इस बात पे उसका फल निर्भर करेगा कि वो ग्रह बैठा कहां है। तो वो पंचम भाव में बैठे हैं, इसका मतलब है कि ये ग्रह यहां का फल ना करके यहां का फल करेंगे। और सप्तम भाव के अधिपति का पंचम में आना, दाम्पत्य में प्रेम की स्थिति तो बनती है, लेकिन वहां पे एक उग्रता भी रहेगी, और कई बार व्यक्ति जो है वो अपनी पत्नी से नाखुश होता है या तटस्थ हो जाता है। वो प्रेम की जो स्थिति होती है, आलिंगन का जो भाव होता है संतान से, वो थोड़ा कमजोर सा हो जाता है, एक तरफा सा हो जाता है। मतलब आप तो देना चाहेंगे, पर हो सकता है कि जितने आप दे उतना आपको मिले नहीं, या फिर कई बार व्यक्ति नैराश्यता की स्थिति को प्राप्त कर देता है, निराश हो जाता है। अष्टम भाव और 11वें भाव के अधिपति यहाँ पे गुरु बनते हैं। इस कुंडली में गुरु मारक होते हैं, और चूंकि यहीं पे ये ग्रह जो है वो व्यक्ति को ऋणी बना सकता है, इस वजह से व्यक्ति को धर्म और अध्यात्म पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। चिंता व्यक्ति ज्यादा कर सकता है, विचारणीय ज्यादा कर, बातों का बहुत ज्यादा विचार करना और बातों को पकड़ के रखना,
बातों को भूलना नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति जितना सोचना चाहिए उससे ज्यादा सोच लेता है, ये स्थिति बनती है। लेकिन लाभ के अधिपति और अष्टम के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में व्यक्ति को जहां ये जो इतने सारे सवालों का पूछना है राहु के कारण, और साथ ही साथ लाभ भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, ये महा साम्राज्यवादी योग बना देता है। व्यक्ति साम्राज्य का अधिपति, इन्होंने सवाल भी पूछा है मुझसे, मैं राजा बनना चाहता हूं और बहुत ही करोड़पति बनना चाहता हूं। ये जो भाव पैदा होता है ये गुरु के कारण ही होता है, क्योंकि वो गड़े हुए धन के अधिपति हैं और वो चंद्रमा के साथ बैठे हैं जो विचारों को ऐसा बना रहे हैं। राहु इस भाव में, ये खोजी भाव है ना, प्रवृत्ति खोजी बना देता है, तो इस भाव से बैठ करके इस भाव के अधिपति से दृष्ट होना, मतलब गुरु भी की भी दृष्टि यहां पे है, तो ये भाव बलवान हो जाएगा। इस भाव में राहु बैठे हैं, राहु धनु मेष और मेष राशि और मीन राशि में और धनु राशि में तटस्थ हो जाते हैं, तो वो न तो बहुत अच्छा है न तो बहुत बुरा है। लेकिन चंद्रमा के कमजोर होने के कारण राहु के पास और भी उसके नेगेटिव प्रभाव में वृद्धि देखी जा रही है। गुरु चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, अगर ये आमने सामने होते तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा की बलवान होने की स्थिति जो है वो थोड़ी कमजोर देख रहा हूं, क्योंकि वो अस्त है। इस कारण से माता के स्वास्थ्य में और व्यक्ति के मानसिक चिंतन में वृद्धि, कमजोरी वाली वृद्धि देखी जाएगी। यहाँ अष्टम के अधिपति हैं, यहाँ बैठे हैं और इसको देख भी रहे हैं, तो व्यक्ति में एक खोजी प्रवृत्ति वाली बात जो है वो लागू हो जाती है। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनि होते हैं, जो नवम और दशम के अधिपति होकर के धर्म कर्माधिपति और केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। उसके ऊपर शुक्र जैसे लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, और धर्म भाव के अधिपति के ऊपर अगर जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा पूजा पाठी, मंत्र जप और साधना और समाधि में लीन रहने वाला और अपने आप को बहुत ही ज्यादा शांत रखने वाला बना देंगे, और व्यक्ति को निर्वैरी बना देते हैं। व्यक्ति के जीवन में अगर लाभ हो तो भी कोई बात नहीं है, नुकसान हो तो भी कोई बात नहीं, उसको बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ये शनि का यहाँ पे प्रभाव होगा। धर्म पक्ष रहेगा, धार्मिक यात्राएं हो, धार्मिक लाभ हो, पुत्र का लाभ हो, और व्यक्ति जो होता है वो समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है। ये यहां तक बात खत्म, ये बात खत्म, यहां तक बात खत्म। ये मतलब भावों पे मैंने चर्चा करी। इस कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली के लिए जो सबसे अच्छी राशि साबित होगी वो 10 और 11 राशियां, मतलब मकर और कुंभ राशि अच्छी साबित होगी। इस कुंडली में कन्या राशि भी अच्छी साबित होगी। दक्षिण दिशा व्यक्ति के लिए ज्यादा लाभकारी होगा। इस कुंडली के हिसाब से जो बात मैं देख रहा हूं उसमें अंक 5 अंक, यानी कि 5 तारीख, जैसे 14 तारीख हो जाए, 5 तारीख हो जाए, 23 तारीख हो जाए, ये तारीखें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, मतलब ये जो दिनांक हैं ये आपके लिए अच्छे हैं। उसके बाद जन्म कुंडली चूंकि 2 नंबर से शुरू हो रही है, इस वजह से वृषभ राशि स्थिरता को प्राप्त करती है। धीरे 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 सारे काम होते हैं, पर होते सब हैं, क्योंकि लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि है और इस कुंडली के लिए वो भाग्येश बनते हैं, तो काम अच्छा है। अब मैं सबसे पहले आपको सूर्य पे लेके आता हूं। सूर्य इस कुंडली में बनते हैं चतुर्थ स्थान के अधिपति, चतुर्थ में बैठे हैं, और डिग्री जो है वो इनकी जो बनी हुई है, जैसे वो बैठे हैं 20 डिग्री 50 कला के, नवांश कुंडली में वो नीच के हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ग्रह थोड़ा कमजोर हो रहा है आगे चल के, ऐसी स्थिति में कि अल्टीमेटली वो थोड़ा बहुत कमजोरी के साथ परिणाम करते हुए आपके आत्मबल को कमजोर कर रहा है, और निस्संदेह वही ऐसा ग्रह है जो आपको खुद पे ही संदेह पैदा करवा रहा है, क्योंकि राहु की उस पर दृष्टि पड़ जा रही है। ये 5 नंबर की राशि जो है वो व्यक्ति को यश प्राप्त करने की इच्छा जागृत करे, कीर्तिमान स्थापित करने का प्रभाव विकसित करता है, कुल का दीपक होता है, कुल का नाम रोशन करने वाला होता है, माता का सुख अर्जित करवाएगा, और चल अचल संपत्ति पैदा करने में सूर्य सहायता कर सकते हैं। या इसका मतलब ये निकलता है कि जब भी व्यक्ति सूर्य की दशा में आए तो निस्संदेह इन सब चीजों का सुख भोग सकता है, और उसके लिए वो प्रयास कर भी सकता है। उस सूर्य की एकमात्र दृष्टि यहां पड़ेगी जो यहां पिता से संबंधों को कमजोर कर सकती है, लेकिन सरकार से लाभ जरूर मिल सकता है, कर्म क्षेत्र का लाभ बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि यहां के अधिपति जन्म कुंडली में धर्म भाव में बैठे हैं, क्योंकि ये भाव बलवान है और इस भाव के अधिपति ठीक बैठे हैं। धर्म और केंद्र का, धर्म और कर्म का लाभ मिले तो ये अच्छा होता है। ये सूर्य की बात है, पर उनकी डिग्री में कमजोरी होने के कारण और नवमांश कुंडली में नीच के होने के कारण वो आपके आत्मबल को कमजोर कर रहे हैं और आपको डिप्रेसिव बना रहे हैं। ऐसी स्थितियां होती हैं। या फिर कई बार व्यक्ति जो होता है वो डिप्रेशन को प्राप्त करता है। नींद न आने की समस्या कई बार आपको, आपकी माता को और पिता से संबंधों में मतभेद,
पिता से संबंधित मतभेद हो सकते हैं, माता से कभी नहीं, क्योंकि चंद्रमा वहां बैठ करके सुरक्षा दे रहा है, गुरु वहां बैठ करके आपको सुरक्षित करना है। क्लियर है? चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में, मैंने बात बताई, तृतीय भाव के अधिपति, इस कुंडली में वो मेहनत करवाने वाले, कई बार अनिष्ट फलदायक हो जाते हैं, और चतुर्थ भाव में बैठे हैं, इस वजह से भी व्यक्ति को मनोरोगी बना देते हैं, मन को कमजोर करने वाला। उस चंद्रमा के पास गुरु बुध का बल होगा जरूर, लेकिन यहां पे जब आप बात करते हैं तो तृतीय भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना कमजोरी का कारण भी बन सकता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं वो सूर्य के साथ बैठे हैं, समता का भाव रहेगा, डिग्री 10 डिग्री के है तो अवस्था में वो 50% का परिणाम करते देखे जा रहे हैं। यहाँ पे दशम स्थान पे 4 ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को करियर को उहापोह वाली और फ्लक्चुएशन वाली स्थिति में ले जाकर के खड़ा कर देता है। व्यक्ति एक नौकरी पाए पर उसके बाद भी लगातार पाने का प्रयास करे, और कई बार वो नौकरी छोड़ करके या छोड़ने के विचारों से हमेशा ही उलझा रहता है। अगर ऐसी स्थिति हो तो जब तक एक नौकरी बनी हुई है व्यक्ति को उस पर बने रहना चाहिए। हाँ, हालांकि एक बात और बना देता हूं, तो शनि के स्वग्रही हो जाने से व्यक्ति को कई बार रेलवे आदि में या लोहे से संबंधित फैक्ट्री में भी काम करने का, या फर्नीचर और लकड़ी से संबंधित क्षेत्रों में, ये वन विभाग में है, इनकी कुंडली में नौकरी जो कुंडली में बन रही है उसके आधार पर व्यक्ति को इसी क्षेत्र में काम करना चाहिए, जब तक की स्थिति जो मैं देख रहा हूं। अभी चंद्रमा की दशा भी चल रही है, इस कुंडली के लिए वो मेहनत करवाएंगे और कई बार कमजोर परिणामों को देने वाले भी बन रहे हैं, क्योंकि अस्त हैं और अमावस्या दोष से पीड़ित हैं। क्लियर है? मंगल की बात करते हैं। इस कुंडली के लिए मंगल मारक होते हैं और जन्म कुंडली में विचारों को मार रहे हैं और धन के सुख को मार रहे हैं। कई बार व्यक्ति जो होता है वो निर्णय लेने में गड़बड़ी करता है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहां पे जा रही है। मंगल डिग्री में 10 डिग्री के हैं, वृद्धावस्था के होंगे, नवांश कुंडली में अपनी राशि के जा रहे हैं और नवांश कुंडली में वो लग्नेश बन जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जिस तरीके से आपने सूर्य को देखा था कि सूर्य यहाँ पे नवांश कुंडली में नीच के हो रहे थे, यहां वो लग्नेश, शुक्र की तो बात अलग करेंगे, यहाँ पे जो 12वें भाव के अधिपति और 7वें भाव के अधिपति मंगल मारक होंगे, वो जन्म कुंडली में यहाँ पे कष्ट दे रहे थे, लेकिन नवांश कुंडली में वो आपके दाम्पत्य को पकड़ करके रखने वाला और जिम्मेदारी पूर्वक उसको दूर तक और अंतिम तक ले जाकर के निभाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य को कई बार कमजोरी भी देंगे और उसमें आग भी लगने वाला, या कई बार होता है ना, जैसे कि उसमें वैचारिक मतभेद की स्थिति भी ला सकते हैं। कई बार संतान को लेकर के ही मतभेद घर परिवार में होने लगते हैं, ऐसी स्थिति दिखती। मंगल की चौथी दृष्टि यहां अच्छी रहेगी, ये आपके संधान के लिए। मंगल की 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी जो आपके लाभ को देने वाली, और यहां पे भी अच्छी रहेगी। मतलब मंगल की तीनों दृष्टियां यहां पे बहुत अच्छी रहेंगी। यहां छोड़ के यहां पे वो थोड़े से संबंधों में कमजोरी, कटुतापूर्ण और व्यक्ति को उग्र और व्यग्र या कई बार बहुत ज्यादा सोचने वाला, संतान से दूरी, संतान को कष्ट, रक्त की समस्या, ऐसा दे सकते हैं। क्योंकि इस भाव से चतुर्थस्थ राहु जैसा ग्रह बैठा है, इस भाव पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस भाव के अधिपति केंद्र में जाकर के, केंद्र त्रिकोण यहां भी, केंद्र त्रिकोण यहां भी, इस वजह से व्यक्ति को नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, इन सब चीजों में एक सामान्यतया संतुलन बन जाता है। तो मंगल का प्रभाव यहाँ पे इस भाव पे भी अच्छा, इस भाव पे भी अच्छा और यहाँ पे भी अच्छा प्राप्त होने की स्थितियां बनती है। जन्म कुंडली में मंगल हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। अब यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा और मंगल के तीनों के नक्षत्र की चर्चा कर लेते हैं। तो सूर्य जो बैठे हैं वो शुक्र के नक्षत्र में, जो लग्नेश है, व्यक्ति से मेहनत और मशक्कत करवाएंगे। चंद्रमा जो, हाँ, हालांकि व्यक्ति जिसके साथ जुड़ेगा उसको लाभ जरूर मिल जाता है, पर व्यक्ति स्वयं के लिए नुकसानदायक या स्वयं के लिए उतनी मेहनत नहीं करता है जितना वो दूसरे के लिए करता है। ये प्रवृत्ति ऐसी बन जाएगी। चंद्रमा मूल मघा नक्षत्र के बैठे हैं, केतु के नक्षत्र में। व्यक्ति के पास अनुभव बहुत है, व्यक्ति के पास कार्यक्षेत्र का अनुभव बहुत है, व्यक्ति सामाजिक है और प्रतिष्ठा के लिए जान भी दे सकता है। ऐसी स्थिति बनती है। उसको आराम से काम करने की आदत नहीं है, वो मेहनत करना चाहता है, मशक्कत करना चाहता है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, जो काम उसको दिया जाएगा वो सिद्ध करना चाहता है, क्योंकि सिद्ध योग में जन्म हुआ है चंद्रमा की ये बात। मंगल जो है वो हस्त नक्षत्र में, यहां भी बहुत बढ़िया, और यहां पे मंगल का प्रभाव अच्छा देख रहा हूं, और व्यक्ति को सुख और समृद्धि में। साथ ही साथ संबंध देखिए तो जन्म कुंडली में 6ठे भाव के अधिपति तृतीय भाव में बैठे हैं। मेहनत करने के बाद व्यक्ति को नौकरी भी मिल जाती है, और अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में, यहाँ पे चल अचल संपत्ति खड़ा करने में व्यक्ति को मशक्कत झेलनी पड़ती है। और जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति का तृतीय भाव में, त्रिक भाव में जाना, मेहनत यहाँ भी बनता है, पर मिल जाती है। मेहनत करने एक सामान्यतया सामान्य मेहनत से भी कम व्यक्ति करेगा तो भी उसको वो चीज मिल जाती है। मंगल का प्रभाव ठीक रहेगा। यह मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे होने से सुख, समृद्धि, संतान, श्रेष्ठ और व्यक्ति के मानसिक स्तर को बहुत ही सुदृढ़ और पॉजिटिव रखने वाला बना देते हैं। वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता,
जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम करना चाहता है और सरकार को हमेशा ही लाभ पहुंचाना चाहता है, सरकारी योजनाओं का संपूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहता है और लोगों को करवाना भी चाहता है। यहां से मंगल जो है वो कई बार व्यक्ति को दूसरों को कष्ट देने वाला भी बना सकता है। इस वजह से ऐसा कभी भी प्रभाव मत रखिएगा। क्लियर है आपकी कुंडली में मंगल की बात यहां तक। अब जरा यहां पे आपको यहां तक रोक करके मैं इस कुंडली में बुध की बात करता हूं। बुध जो है वो जन्म कुंडली में धन और एक तरीके से पंचम भाव के अधिपति जो होते हैं वो धन का सुख भी देते हैं। अगर एक ही ग्रह जन्म कुंडली में इन दोनों भावों का अधिपति होगा तो निस्संदेह व्यक्ति को सुख संपत्ति से युक्त और सुख का अर्जन करने वाला बना देगा। सूर्य का संबंध बुध के साथ होगा तो व्यक्ति बुद्धिमान, ये मैंने पहले बताया। पर जन्म कुंडली में बुध गुरु के साथ बैठे हैं, जो धन भाव के अधिपति हैं वो अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठ करके दशम भाव को देख रहा है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में खोजबीन बना रहे और गुप्त रूप से धन की प्राप्ति भी होती रहे, क्योंकि ये गुप्त रूप से धन प्राप्त करवाता है, अचानक रैंडम। और ये कैसे होगा? तो सरकार से। तो व्यक्ति के जीवन में कई बार ऑटोमेटिक बदलाव भी देखने को मिलेंगे बुध और गुरु की दशाओं में। ऐसी स्थिति भी दिखती है। यहां पे बुध जो है वो धन भाव के अधिपति होकर के और पंचम के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठेंगे तो व्यक्ति को माता से बहुत लाभ मिल जाए। ये सारे के सारे ग्रह अगर आप गौर करें तो चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और राहु और केतु, ये सारे ग्रह जो आप देखिए, जैसे राहु यहां बैठे हैं, इस भाव का अधिपति इनसे नवम पंचम के संबंध में, और शनि को आप देखते हैं तो स्वग्रही और सूर्य स्वग्रही। अगर जन्म कुंडली में दो ग्रह स्वग्रही हो रहे हों तो व्यक्ति धन से युक्त जीवन जीता है, धन से, संपत्ति से उसको कभी भी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। पर बाकी जितने ग्रह बचते हैं, राहु, केतु, शनि और सूर्य, ये चार को आप अलग रख दीजिए। मतलब राहु और केतु भी समता का संबंध रखेंगे, शनि और सूर्य स्वग्रही, और मंगल, चंद्रमा, बुध, गुरु, ये सब जो है वो समता के संबंध में है। ये सारे के सारे ग्रह आपकी कुंडली में 50% का परिणाम कर रहे हैं। कोई भी ग्रह शनि और सूर्य को छोड़ करके पूरा नहीं है। राहु केतु भी 50, मंगल, चंद्रमा, बुध, गुरु भी 50 पे आ गए। सारे के सारे ग्रह 50% के। अब अवस्था की बात करते हैं तो सूर्य वृद्ध है, इस वजह से कमजोर हो जाएंगे। चंद्रमा जिस डिग्री पे हैं 10 डिग्री पे कुमार अवस्था के, ये 50 में भी 50 हो गए। यानी कि एक तो पहले 50% की राशि में बैठे थे, सम राशि के बैठे थे, समता का भाव रहेगा, और उसमें भी वो डिग्री से 50% में आ गए, यानी कि आधा का भी आधा हो गया। इस वजह से, और ऊपर से कमजोर भी हैं, पक्ष बल से कमजोर, उनके पास किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, बैठे हैं पर अष्टम इसके साथ बैठे हैं। पापी भाव के अधिपति के साथ मन को पाप लगा होता है, ये कारण है कमजोर होने का। और अगर कुछ आप में कमजोरी देखी जा रही है तो इसी वजह से, इस वजह से ही मैं ये बात कहता हूं कि कई बार कई सारे ज्योतिष गण जो हैं वो किसी एक घर में बहुत सारे ग्रहों को बैठना अच्छा मानते हैं, पर मेरे हिसाब से उस भाव को बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए, तब जाकर के किसी एक निर्णय पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो भाव छत विछत हो जाता है, चिंतित हो जाता है। और मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जहां पे एक ही घर में बहुत सारे ग्रह हो जाते हैं, उस भाव का फल बिल्कुल ही शून्य हो जाता है या कमजोर हो जाता है या जीरो हो जाता है। अब ये बात कई कुंडलियों पे अलग बात है कि लागू भी होती है या कई कुंडलियों पे लागू नहीं भी होती है, ये बात भी मानना होगा। ये बात यहां तक खत्म। आपकी कुंडली में मंगल की बात मैंने कर चुका हूं। बुध की बात अगर करता हूं तो वो बुध जो है वो यहां बैठेंगे और सूर्य के साथ बैठेंगे और 2 डिग्री के हैं। अब जरा सोच के देखिए कि व्यक्ति के पास चंद्रमा का बल पहले ही कमजोर था और 2 डिग्री के बुध व्यक्ति को और भी ज्यादा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर कर देंगे, और व्यक्ति के जो, अब मैंने वो जो बात कही थी सूर्य बुध वाली, याददाश्त वाली, उसको भी वो अब मिनिमाइज करेंगे और कमजोर करेंगे। यहां पे रखेंगे तो व्यक्ति को व्यापारिक सोच का बना देंगे, व्यक्ति लाभ और हानि, अपने पैसे को संपूर्ण वसूल करने वाला, बार्गेनिंग करने वाला बना देंगे। ऐसी स्थिति होती है। बुध का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में जब दशम स्थान पे पड़ेगा तो व्यक्ति को कर्म योगी बनने के साथ साथ, व्यक्ति को भौतिकवादी बनाने के साथ साथ, चीजों के प्रति लोलुपता का भाव रखने के साथ साथ बचकानी हरकतें करने वाला, और साथ ही साथ व्यक्ति को हमेशा ही लाभ के लिए सोचने वाला और चिंतन करने वाला बना देते हैं। वो कोई भी काम करने से पहले अपने लाभ को देख लेता है,
तब जाकर के कई बार कई इंसान ऐसे होते हैं जो लाभ और हानि को बिल्कुल पहले हटा देते हैं और काम करने पे भरोसा ज्यादा करते हैं। यहाँ व्यक्ति इस चीज को तो देखता है, पर उसको टारगेट मिलती है तो उसको वो पूरा करने में उसके पीछे उसको वो लाभ पहले दिख जाता है। नहीं, उसको ये टारगेट पूरा करूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भाव बुद्ध देने का काम करते हैं। व्यवसायिक और का एक लाक्षणिक गुण व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। वो बुद्ध मगा नक्षत्र में, इस वजह से व्यक्ति के पास अनुभव होगा। व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करता है क्योंकि द्वितीय के अधिपति होकर के बैठे हैं, पंचम के अधिपति होकर के बैठे हैं, तो व्यक्ति को यश मिलता है, कीर्तिमान स्थापित करता है। कुछ नया और कुछ बेहतर अलग करने का ये व्यक्ति के पास साहस देने का काम करते हैं क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं। क्लियर है? इस बुद्ध के पास साथ कौन बैठे? तो गुरु बैठे, तो लाभ के अधिपति, तो धन और लाभ का योग बना। चतुर्थ में अखंड साम्राज्यपति योग बना जाता है ये। चंद्रमा अगर ठीक होते कुंडली में तो ये कुंडली और भी ज्यादा आगे जा सकती थी। अगर सूर्य की स्थिति जन्म कुंडली में और भी बढ़िया होती, वृद्ध नहीं होते, तो और भी ये कुंडली आगे बढ़ सकती थी। मतलब इस कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह बनेगा वो मंगल के बाद बुद्ध तो नहीं, हाँ, लेकिन एक लेवल पे वो व्यक्ति को अगर प्रैक्टिकल बनाने के लिए ये बुद्ध सहयोगी हो सकते हैं, जो व्यक्ति को वर्तमान में जीने वाला बना सकते हैं। इसका व्यक्ति को यह लाभ मिल सकता है। व्यक्ति बुद्ध की दशा में निर्णय ले तो भवन आदि खरीदने का ले, कुछ अपने लाभ के बारे में सोचे, प्रमोशन के बारे में सोचे, कुछ अच्छा ऐसा काम कर दे जिससे समाज में उसका नाम हो जाए, ये काम कर सकता है जब भी बुद्ध का अंतर हो। शनि की दशा में व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो, घर गाड़ी जमीन जायदाद सूर्य की दशा में अगर खरीदना चाहे तो कर सकता है। कुछ अच्छे काम व्यक्ति की कुंडली में ऐसी बनती है। ये मंगल के बाद बुद्ध की बात थी। उनकी दृष्टि के बारे में मैंने चर्चा करी। गुरु जन्म कुंडली में 5 डिग्री के, और जो स्थिति बनी है वो मित्रता का, परम मित्रता का भाव रखेंगे, अच्छी स्थिति है। हालांकि वहां पे वो भी जो है वो अष्टम के अधिपति होकर के अपने भाव से पंचमस्त बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं। बाकी किसी भी शुभ ग्रह का गुरु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। वहां पे बुद्ध बैठे हैं जो कि पंचम के अधिपति हैं, जो कि त्रिकोण से संबंध बना ले। तो अष्टम और पंचम का संबंध जब एक साथ बनेगा तो व्यक्ति के संतति से व्यक्ति को कई बार कष्ट होने की स्थिति भी बनती है और कई बार ऑपरेट करना पड़ता है, ऐसी स्थिति बनती है। और यहाँ पे पंचम भाव में अकेले मंगल के बैठने के कारण और गुरु के ऊपर राहु के प्रभाव के कारण व्यक्ति के जीवन में जो शुभता होती है वो कई बार कमजोर सी हो जाती है। यह व्यक्ति जो होता है वो अपने अंदर पॉजिटिव जो फीलिंग है वो थोड़ा कमजोर महसूस करता है, क्योंकि चंद्रमा पहले ही कमजोर, बुद्ध पहले ही कमजोर, और गुरु पहले ही राहु से प्रभावित, पंचम भाव पहले ही मंगल से प्रभावित। ये बात बनती है। ये गुरु की बात थी। सारे के सारे ग्रह जो हैं वो डिग्री में 5 डिग्री की अवस्था में वो कमजोर हो जाएंगे, थोड़े से 25% के परिणाम पे आ जाएंगे। तो इस वजह से वो अपने प्रभावों को पॉजिटिविटी, इस वजह, क्योंकि गुरु जो हैं वो वस्तुतः सकारात्मक बनाते हैं व्यक्ति को, और संपूर्ण अगर वो हो जाएं तो व्यक्ति को संपूर्ण बना देते हैं, पर ये बना नहीं पा रहे हैं। उनकी दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी है, यहाँ के लिए सामान्य है और यहाँ के लिए अच्छी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे गुरु का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है। और जन्म कुंडली में गौर करिए तो शनि की दृष्टि यहाँ जा रही है। इसका मतलब है कि गुरु इस भाव से अगर देखते हैं तो किसी भी तरीके से संबंधित नहीं है, लेकिन इस भाव से शनि की संबंध की स्थिति बन रही है, इस वजह से व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। राहु का प्रभाव यहाँ पे, गुरु का प्रभाव यहाँ पे, दो ग्रहों का जब प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति जो होता है वो अधिकार संपन्न हो जाता है और कभी भी ऋण में नहीं रहता है। साथ ही साथ व्यक्ति ऋण से मुक्त भी होता है, क्योंकि 12वां भाव बली हो रहा है, उस भाव का अधिपति, और उस पे एक अन्य शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि पड़ेगी, वो उसको थोड़ा कमजोर करेगी, जो व्यक्ति को कई बार सरकार से नुकसान भी पहुंचा सकती है, सामान्यतः प्रमोशन वगैरह मिलने में, या कई बार दूर देश की यात्रा करने में ये राहु का प्रभाव थोड़ा कमजोर सा साबित हो सकता है। ऐसी स्थितियां बनती हैं। क्लियर है? शुक्र की बात करता हूं। शुक्र आपकी कुंडली में वक्री हैं 27 डिग्री के, कुछ प्रभाव इनका जो है वो यहां पे जाएगा। हालांकि ऐसा तो है कि 27 डिग्री के हैं तो ये नहीं होंगे, पर कुछ परिणाम जरूर यहाँ के भी देंगे। इस वजह से भी व्यक्ति को जो है वो एक सुंदर चेहरा, सुंदर विचार, अच्छे स्वभाव, इन सब चीजों का मालिक बना देंगे। शुक्र यहाँ पे 27 डिग्री के हैं, और ग्रह अवस्था के आधार पर अगर आप देखें तो आश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में और बुध केतु के नक्षत्र में। अब जरा ध्यान से समझिए, तो नवांश कुंडली में वो शुक्र उच्च के हो जाते हैं, यानी कि लग्नेश जो है वो नवांश कुंडली में उच्च के हो रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का प्रभाव और व्यक्ति के अंदर धार्मिक होने का प्रभाव, ये सब अच्छा होगा, क्योंकि धर्म भाव का अधिपति देख रहा है। व्यक्तित्व में ही धर्म समा जाए, ये बात बनती है। अब यहां पे जरा गौर करिए तो शुक्र जो डिग्री पे हैं 27 डिग्री के बाल अवस्था के हो जाएंगे। नक्षत्र जो है वो बुध का है, इस वजह से व्यक्ति परम भक्त हो जाता है। उसको जो काम दिया जाएगा बहुत ही स्मूथली कर देता है, आसानी से कर देता है, और साथ ही साथ वो जिम्मेदारियों को निभाने वाला और साहसी होता है। अपने लिए जब भी निर्णय लेना होता है तो डरता है,
पर दूसरे के लिए दूसरे में साहस भरने का काम करता है। एकांतवास करने वाला, निर्वैरी और कई बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोचता है और कई बार बहुत ज्यादा इमोशनल। ये बहुत ही खाई बनने की बात हो जाती है, एक बार एकदम नीचे, एक बार एकदम टॉप पे। कभी आत्मबल बहुत ज्यादा बढ़े, कभी बिल्कुल ही लो हो जाए। ये शुक्र के ऊपर शनि और चंद्रमा के कमजोर होने के कारण हो रहा है। क्लियर है? शुक्र की दृष्टि यहां भाग्य का बल और मित्र से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने के साथ साथ कर्मयोगी बना देंगे। क्योंकि मंगल का प्रभाव पहले ही, आप जरा गौर करिए तो मंगल अकेले जरूर बैठे हैं, पर यहां से वो मित्र की राशि को देख रहे हैं, यहां भी मित्र की राशि को, यहां भी मित्र की राशि को, यानी कि मंगल का बल व्यक्ति के पास हमेशा है। अगर वो भाव से कमजोर नहीं होते तो निसंदेह और भी ज्यादा अच्छी बात हो। सारे ग्रह थोड़े थोड़े कमजोर से हो रहे हैं, इस वजह से ही व्यक्ति के अंदर नकारात्मक प्रभाव थोड़ा बढ़ सा रहा है। शुक्र की बात यहां तक खत्म। इस कुंडली का सर्वाधिक योग कारक और सबसे अच्छी स्थिति का बैठा ग्रह जो इनकी कुंडली के लिए सबसे अच्छा हो सकता है वो शनि जन्म कुंडली में यहाँ पे सामान्य, यहाँ पे सामान्यतया बेहतर नहीं, और यहाँ पे बहुत अच्छी। यानी कि शनि का प्रभाव यहाँ के लिए खराब होगा, जो लाभ को कमजोर कर सकता है, यहाँ व्यक्ति को आलसी बना सकता है, कई बार बहुत ज्यादा ऊर्जा से हीन महसूस करेगा। और यहाँ पे जन्म कुंडली में लाभ, जो नौकरी, पद, प्रतिष्ठा और साथ ही साथ व्यक्ति को साहस देने वाला, यहाँ पे शनि की तुला राशि के कारण व्यक्ति के जीवन में नौकरी में और नौकरी के लिए प्रतियोगिताओं में सफलता अर्जित करने वाला, शनि की दशा में इसका लाभ मिल सकता है। आपकी कुंडली में शनि जो बैठे हैं वो स्वग्रही हैं और 7 डिग्री के हैं। अवस्था के आधार पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, वो सूर्य का नक्षत्र होता है, वो सूर्य स्वग्रही हैं। इस वजह से शनि इस कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान ग्रह के रूप में देखे जाएंगे। षडबल में अगर मैं बात करता हूं तो जो अवस्था बनी हुई है उसमें मंगल बढ़िया बन रहे हैं, शुक्र और शनि। साथ ही साथ कमजोर कौन है तो इस कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं, हालांकि वो बहुत अच्छे बैठे हैं इस भाव में, वो कारक भी होते हैं, पर सूर्य के साथ बैठे हैं, अस्त होने के कारण उनकी कमजोरी बढ़ जा रही है। इस कुंडली में मंगल, शनि और शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। साथ ही साथ इस कुंडली में राहु की दशा सामान्य जाएगी। सामान्य मतलब बहुत ज्यादा ना तो अच्छी, बहुत ज्यादा ना तो बुरी। अब आपकी कुंडली में मैं और भी कई सारी चीजें जो नवांश में देख करके बता रहा हूं, या लग्न कुंडली में, तो सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, राहु और केतु, आप जब इनकी कुंडली देखेंगे तो जो स्थिति मैं यहाँ पे समझ रहा हूं नवांश कुंडली में, तो चंद्रमा वहीं के वहीं बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति जैसे जैसे बलवान हो रहा है वैसे वैसे वो अपने अनुभवों का लाभ भी उठाएगा और दाम्पत्य का जीवन बेहतर करेगा। सूर्य नीच के हो जा रहे हैं, इस वजह से पत्नी झूठ बोलने वाली, या कई बार पत्नी जो होती हैं वो जिद्दी या हठी या पेट की समस्या को धारण करने वाली मिल जाती है। नवांश कुंडली में मंगल और बुध कई बार व्यक्ति के पत्नी के ऊपर या व्यक्ति स्वयं शिक्षकीय गुणों का और कई प्रकार के अनुभवों का संग्रह करता हो जाता है। अब गौर करिए तो बुध, गुरु, चंद्रमा, सूर्य और राहु और साथ ही साथ जन्म कुंडली में केतु, ये सारे ग्रह जो हैं वो पुरुष राशि में बैठे हैं। व्यक्ति पुरुषोचित है, पर गौर करिए तो शुक्र जो कि लग्नेश होते हैं स्त्री कारक राशि में बैठे हैं और जन्म कुंडली में उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जा रही है। इस वजह से कई बार व्यक्तित्व में एक दोहरा खेल देखने को मिल जाता है, दोहरी प्रवृत्ति आ जाती है। इस वजह से व्यक्ति के ऊपर कई बार जब लग्नेश के ऊपर एक मंद ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो कई बार उसमें मंद हो जाता है या उसके प्रभावों में कमजोरी आ जाती है। ये आपकी कुंडली है। अब मैं एक बात इस कुंडली को और भी अगर गहराई से समझता हूं तो आपके ऊपर धीरे धीरे बढ़ने की प्रवृत्ति है। आप दरअसल अपने आप को पहचान नहीं पाए, पर आप धीरे धीरे ही प्रोग्रेस करना चाहते हैं। बाकी अगर देखें आप तो शनि और शुक्र और साथ ही साथ मंगल ये स्त्री कारक राशियों में बैठे हैं। मंगल यहाँ पे बुध की राशि में बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो मंगल अपनी ही राशि के बैठ रहे थे बुध के साथ। यही ग्रह जो है वो आपको गुणी और संपन्न बना रहा है और दरअसल यही मंगल आपको कम्युनिकेशन का मालिक भी बना रहा है। यहाँ शुक्र के बैठने के कारण व्यक्ति जो होता है वो चिर परिचित होता है, मित्रवत सबके साथ व्यवहार करता है। कुटुंब के साथ कभी कभी व्यक्ति को वैमनस्य का भाव भी देख रहा हूं। नौकरी की स्थिति इस कुंडली में हमेशा अच्छी है। जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति का भाग्य में बैठना, जन्म कुंडली में 4 ग्रहों का यहां बैठना इस भाव को कमजोर और मजबूत में कमजोर ज्यादा, मजबूत कम बना रहे हैं। 3 घर खाली, इस वजह से व्यक्तित्व और व्यक्ति का प्रभाव और व्यक्ति का चरित्र तो कमजोर नहीं है, पर हाँ प्रभाव जरूर कमजोर है। व्यक्ति का स्वभाव ठीक है, क्योंकि स्वभाव के ऊपर शनि का प्रभाव होगा तो व्यक्ति गंभीर होगा और गंभीरतम स्थिति को प्राप्त करने वाला होता है। नवांश कुंडली में शुक्र और शनि उच्च के हो जाएंगे, इस वजह से व्यक्ति खर्चीला भी होता है
और साथ ही साथ पद को प्राप्त करने वाला भी हो जाता है। गौरव और कीर्ति और कुल का नाम बढ़ाने वाला होता है। ये आपकी कुंडली मैंने अभी बताई है, बाकी के कार्यक्रम कल बनाऊंगा और उसमें भी आपके अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।